Hello, dear. So, in this recording, I want to tell you the properties of resistance and the application of resistance in different type of circuit. आपको पता है बालक, किसी भी सिस्टम को डिजाइन करते हुए रेजिस्टेंस की वैल्यू का ध्यान रखना अति आवश्यक है। ऐसा क्यों? क्योंकि बालक रेजिस्टेंस की वजह से हीट लॉस प्रोड्यूस होते हैं, तो हीट लॉस हमेशा एक कंट्रोल रेंज में रहने चाहिए। तो एक्चुअली रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस आप ऐसे समझिए बेटा, रेजिस्टिविटी। ओके, इट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूं कि कंडक्टर है, तो आप बोलते हैं सर करंट पास होगी, और अगर इंसुलेटर है तो करंट पास नहीं होती है। मतलब जैसे जैसे हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाते रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने में आप ऐसे समझिए आप अवरोधक प्रोड्यूस कर रहे हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन्स आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन्स आगे नहीं बढ़ पाएंगे तो करंट भी फ्लो नहीं होगी। तो कुल मिला के हमें ये ध्यान रखना है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट वी हैव टू डिजाइन। फॉर एग्जांपल, वी वांट टू पास करंट, then resistance value must be very small, as much as low possible. In general, it is less than 1 ohm. Okay, and if we don't want to pass current through some body, then definitely the resistance must be a very high value, so that current cannot pass, and that body must sustain some voltage. तो ये कुछ कहानी है रेजिस्टेंस की। तो जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होगी वैसे हम डिजाइन कर देंगे, समटाइम्स इन टर्म्स ऑफ कंडक्टर, समटाइम्स इन टर्म्स ऑफ सेमीकंडक्टर, समटाइम्स इन टर्म्स ऑफ इंसुलेटर्स। ओके, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। रेजिस्टेंस के अगर हम सिंपल वे से देखें तो एक फॉर्मूला निकल के आता है, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, जहाँ पे रो क्या है? रेजिस्टिविटी, और ए क्या है? एरिया। मतलब इन दो कंपोनेंट्स पे आपके रेजिस्टेंस की वैल्यू मेनली डिपेंड करती है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो ऐसे समझिए बेटा, रो जो है वो कहीं ना कहीं टेम्परेचर का भी एक फैक्टर होता है। तो अगर हम लोग टेम्परेचर वेरी करेंगे तो रेजिस्टेंस भी वेरी करेगा, और इसी बेस पे हमारे पास एक इक्वेशन निकल के आती है, R2 इज इक्वल टू R1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी, where alpha is temperature coefficient and delta T is nothing but temperature variation from initial to final. Okay, in general we can say T2 minus T1, where T1 you can also consider temperature at room condition, okay, or room temperature in other words. तो अगर बालक हमारा टेम्परेचर वेरी कर रहा है, जैसे कांस्टेंट नहीं है, तो रेजिस्टेंस भी वेरी करेगा, और अगर कांस्टेंट हो गया तो रेजिस्टेंस वेरी नहीं करेगा। इस बेस पे हमारे पास दो रेजिस्टेंस आए। कौन कौन से आए? एक तो आया स्टैटिक रेजिस्टेंस, एक आया डायनामिक रेजिस्टेंस। स्टैटिक रेजिस्टेंस वो रेजिस्टेंस होता है जिसका आप ऐसे बोल सकते हो बेटा, किसी सिस्टम में लगाने के बाद उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, और डायनामिक रेजिस्टेंस की चेंज होती है। तो जरा हम इसको लिखते हैं, तो R इज इक्वल टू V बाई आई फॉर स्टैटिक, एंड R इज इक्वल टू चेंज इन वोल्टेज बाई चेंज इन करंट फॉर डायनामिक। अब फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। अगर रूम टेम्परेचर पे कोई बॉडी ऑपरेट हो रही है तो इसको आप रूम टेम्परेचर पे उस बॉडी का एक रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं इसको रफली R1 बोल रहा हूँ। अब हमने बेटा इस बॉडी को एक्साइट किया, एक्साइटमेंट से एक और रेजिस्टेंस आया क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा। अब हम इसको R2 बोल देते हैं। जो R2 है दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग कंडीशन रेजिस्टेंस और स्टडी स्टेट रेजिस्टेंस ऑफ द सिस्टम। इसी वैल्यू पे एक्चुअली आपका सिस्टम डिजाइन किया गया है, रूम टेम्परेचर पे डिजाइन नहीं किया गया है। तो इस R1 की वजह से सिस्टम में ट्रांजिएंट प्रोड्यूस होता है, जबकि R2 की वजह से स्टेडी स्टेट आता है। ओके, इसको बेहतर समझने के लिए फिर से सुनिए बेटा। अगर हम किसी सिस्टम को किसी सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो रूम टेम्परेचर मतलब R1 से लेके सिस्टम रेजिस्टेंस मतलब R2 तक का रेजिस्टेंस में वेरिएशन होगा। तो इनिशियल में रेजिस्टेंस R1 लो होगा, और जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो R इंक्रीज होगा, तो फाइनली टेम्परेचर वेरिएशन मान लेते हैं हम कुछ T2 बेटा, जिसकी वजह से R2 आया होगा। ओके, तो R2 वो रेजिस्टेंस है जो स्टडी स्टेट में मिला, R1 वो है जो ट्रांजिएंट में मिला। तो R1 से R2 के वेरिएशन के बीच में आपकी करंट भी वेरी करेगी, और इसी की वजह से रेजिस्टिव सर्किट में भी ट्रांजिएंट प्रोड्यूस होता है। फिर चलते हैं बेटा। अब रेजिस्टेंस को दो कैटेगरी में हमने डिवाइड कर दिया, एक कर दिया कोल्ड रेजिस्टेंस, एक कर दिया हॉट रेजिस्टेंस। कोल्ड रेजिस्टेंस मतलब एट रूम टेम्परेचर व्हेन योर बॉडी और सिस्टम इज नॉट कनेक्टेड विद एक्सटर्नल सोर्स, एंड हॉट रेजिस्टेंस मींस व्हेन आवर सिस्टम इज कनेक्टेड विद एक्सटर्नल सोर्स।
तो कोल्ड रेजिस्टेंस अगर कहीं लिखा हो तो आप उसको रूम टेम्परेचर पे मानेंगे, और हॉट लिखा हो तो सिस्टम टेम्परेचर पे मानेंगे। क्लियर है? अब बढ़ते फिर आगे बेटा। इन जनरल we are very serious about the conductor resistance, not we are too much serious about the insulator resistor and semiconductor devices resistance, okay, in our this recording। तो कंडक्टर रेजिस्टेंस बेटा हम मान लेते हैं रफली 1 ओम, या समटाइम्स बेटा 10 ओम, 20 ओम, 2 ओम, कुछ भी। अगर इस टाइप के रेजिस्टेंस में बेटा कोई करंट फ्लो होती है तो एक पोटेंशियल डेवलप होगा या पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा। ये किसने कहा था? ओम्स ने। आगे बढ़ते हैं, आप कहेंगे सर आप ना हाई वैल्यू भी ले लीजिए, तो हाई वैल्यू ले लेते हैं बेटा, फॉर एग्जांपल 1 मेगा ओम, 1 गीगा ओम। तो इससे भी तो एक लीकेज करंट फ्लो होगी ना इंसुलेटर से, तो that current is almost negligible but still current is flowing, okay। So we can say there will be some potential difference due to high value of resistance and small value of current। तो यहाँ भी एक काइंड ऑफ पोटेंशियल बैरियर आया। तो इन जनरल ओम्स ने ये कहा कि हमारे लॉ में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बट फिर भी आर की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए और आर की वैल्यू इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए। तो अगर कोई भी हम सिस्टम लें जिसका रेजिस्टेंस नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी के बीच में है, that means resistance R is greater than 0 and less than infinity, then we can apply Ohm's law, okay। In that condition the potential drop across the resistance will be I into R, current through that resistance into resistance of that body। तो हमने लिख दिया बेटा V is equal to IR, where V is nothing but we can say potential different and sometimes it is represented by del V। तो what can be the I according to Ohm's law through any resistance? I is nothing but del V by R, जहां पे R की वैल्यू हमेशा ध्यान रखनी है 0 भी नहीं होनी चाहिए और इन्फिनिटी भी नहीं होनी चाहिए। अब अगले पॉइंट पे समझते हैं। वी नो वेरी वेल बेटा रेजिस्टेंस इज ए पैसिव एलिमेंट एंड इट इज इम्पॉसिबल टू ऑपरेट रेजिस्टेंस एज ए सोर्स। It means it will always dissipate power or responsible for heat loss। In that situation, our current through resistance must flow from higher potential to lower potential, never lower to higher। मतलब हमेशा कहाँ से कहाँ फ्लो होगी? हाई से लो, लो से हाई कभी भी फ्लो नहीं होगी। अगर हाई से लो फ्लो होगी तो हम ये बोल सकते हैं बेटा पॉजिटिव से नेगेटिव साइड फ्लो होगी इन जनरल। और अगर पॉजिटिव से नेगेटिव साइड फ्लो होगी हमेशा के लिए, तो एक फॉर्मूला फिर डेवलप कर देते हैं, आई इज इक्वल टू वी बाई आर या वी इज इक्वल टू आई आर, और यहां से निकालते हैं पावर और हीट डिसिपेटेड बाय रेजिस्टेंस, and that is nothing but V into I, where V is potential difference and I is current through the same resistance। Now, by Ohm's law, V into I, we can write V into I. I we can write V by R. So this equation will convert into V square by R। Similarly, we can also write I square R। अब हमें नहीं पता ना बेटा कि रेजिस्टेंस से कौन सी करंट फ्लो हो रही है, वो करंट कांस्टेंट है कि वेरिएबल है कि एसी है कि डिस्टर्ब डीसी है कि डिस्टर्ब एसी है, वी आर नॉट श्योर, ओके। तो अब हमने बेटा हमें निकालनी है क्या? हीट लॉस या पावर। तो पावर होता है वी स्क्वायर बाई आर समथिंग, बट हमें ये नहीं पता ना कि वी है क्या, कांस्टेंट वेरिएबल डिस्टर्ब डीसी डिस्टर्ब एसी समथिंग। तो हमें ये पता है बेटा कि पावर हमेशा एवरेज क्वांटिटी होती है। तो P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर को दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, 1/t लिख दो। तो अब ये कौन सी वैल्यू बन गई बेटा? स्क्वायर ऑफ द आर एम एस। तो P क्या हो जाएगा? वी आर एम एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर। एंड दैट इक्वेशन गिव्स यू प्रूव that for the heat losses always use RMS values of the current through the resistance or RMS value of voltage across the resistance। It is called heat loss। अब अगले पॉइंट पे आते हैं बेटा। अगर हम किसी भी सिस्टम में रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस करते हैं तो उस रेजिस्टेंस में बहुत सारे वेरिएशन हो सकते हैं दो रिस्पेक्ट में। कौन कौन से? एक लम्प्ड और एक डिस्ट्रीब्यूटेड। So in circuit theory, we are serious about lumped resistance, whereas in, for example, communication system and transmission system, like power system, something we can or we may consider distributed resistance also. Okay, and distributed resistance you can say kind of dynamic resistance. Okay, अगला पॉइंट समझते हैं बेटा। Temperature coefficient of any body can be positive or negative। So sometimes the temperature coefficient can be negative also। In that situation, your R value will not be negative, my dear friend। Temperature coefficient is negative, that is different task, but still R value will be positive, okay। But due to the variation of this temperature, your body resistance is not going to change considerably,
एंड दैट थिंग विल हैपन इन एलॉय. तो एलॉय का रेजिस्टेंस अलग होता है, कंडक्टर अलग होते हैं, इंसुलेटर अलग होते हैं, सेमीकंडक्टर अलग होते हैं. ओके. अब एक और लास्ट स्टेटमेंट देखिए बेटा. जब भी हम किसी सिस्टम को डिजाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल जनरेटर, मोटर, बल्ब या कोई भी इस टाइप के हों, उनका एक रेटेड रेजिस्टेंस होता है और उसी के बेस पे हम लोग ये फाइनलाइज करते हैं कि अपना लोड कितनी पावर कंज्यूम करने जा रहा है. मतलब किसी भी पंखे, बल्ब के अंदर या कहीं भी सिर्फ और सिर्फ रजिस्टिव एलिमेंट ये डिसाइड करेगा कि उस लोड की पावर हैंडलिंग कैपेसिटी या पावर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी क्या होनी चाहिए. इसका सीधा सीधा एक स्टेटमेंट देखिए. whenever our any DC load is connected with DC supply, then power delivered by the DC source will be equal to power absorbed by all elements of that load. For example, inductor, capacitor and resistor. रियल पावर जो बेटा सप्लाई डिलीवर करेगा डीसी सर्किट में, वो रियल पावर सभी एलिमेंट का एल्जेब्रिकली एडिशन होगा. Whereas in AC circuit, the most important thing, whatever real power our supply will deliver, that real power will always equal to real power dissipated by the resistive elements only. And my dear friend, you know very well, resistive element will never responsible for reactive power in AC system. Whereas in AC system, inductor and capacitor are never responsible for real power. They are responsible only for reactive power. Hopefully, this discussion will be useful for you for your exam. Okay? Thank you.